हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं सुनील आनंद सर एक बार फिर आपके लिए क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इस चैप्टर का 3rd पार्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के जिसमें हेलमुट नामक बच्चे की कहानी के अतिरिक्त हमने देखा था कि हिटलर और उसके साथी गोएबल्स ने अपने परिवार के साथ कैसे हत्या कर लिया, और मैंने उसके बाद बताया था कि ये जो कहानी, ये जो घटनाएं घटी थी और उसके कारण क्या थे, उसके फ्लैशबैक में ये पूरे चैप्टर की कहानी चलती है। सेकेंड वीडियो में हमने बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी। हमने बताया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ था, इफ़ेक्ट ऑफ द वार, इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले पॉइंट हैं वह है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। साथ साथ इसी वीडियो में मैं आपसे एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा, द ईयर ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों पॉइंट को हम अपने इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। रेडिकलिज्म का मतलब होता है आमूल परिवर्तनवाद। जर्मनी में एक तरफ जहाँ वाइमर रिपब्लिक का गठन हुआ था, वहीं पर देश के बहुत सारे लोग, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में बताया था कि वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ में थे, और इसके क्या कारण थे, उन सभी कारणों के बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। तो जो इनके खिलाफ थे, जो सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथलिक्स लोगों ने वाइमर रिपब्लिक का गठन किया था, उसके खिलाफ स्पार्टकिस्टों ने, जिनमें से कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लोग शामिल थे, उन्होंने जर्मनी में भी सोवियत रूस के तर्ज पर सरकार बनाने की मांग की और बड़ी बड़ी रैलियां निकाला। हम इसके बारे में भी पिछले वीडियो में कुछ चर्चा किए थे। और उन दिनों जर्मन की सड़कों पर रैलियां निकालना एक आम बात हो गई थी। ये जो वाइमर रिपब्लिक के लोग थे, जो सरकार थी, इनके विरुद्ध कार्रवाई किया, और जो पुराने सैनिकों के संगठन थे जिसे फ्री कोर ग्रुप कहा जाता था, उनकी मदद से इनको दबा दिया गया। लेकिन जर्मनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। 1923 ईस्वी की बात है कि जर्मनी इतना ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझ रहा था कि उसने हर्जाने की किस्त और जो कर्ज था उसको चुकाने से मना कर दिया। और इसके कारण जर्मनी का एक प्रमुख इलाका जो रूर कहलाता था, जहाँ पर जर्मनी के बहुत सारे संसाधन थे, कोयले का विशाल भंडार था, उस पर फ्रांस कब्जा कर लेता है। और फ्रांस का कब्जा कर लेने के बाद इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, इनके स्वर्ण भंडार समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वाइमर रिपब्लिक की जो सरकार होती है वो कागजी नोट छापने लगती है। कागजी नोट छापने के कारण वहाँ की मुद्रा का डिवैल्यूएशन हो जाता है, और इतना ज़्यादा डिवैल्यूएशन हो जाता है कि एक साल में ही मार्क की कीमतें होती है डॉलर के मुकाबले काफ़ी गिर जाती है। अप्रैल महीने में $1 की कीमत 24,000 मार्क था, और जो जुलाई में जाकर 3,53,000 मार्क हो गया। अगस्त में वही मात्र एक महीने के बाद 46,21,000 मार्क में $1 मिल रहे थे। और दिसंबर में ये स्थिति यहाँ पहुँच गई कि $1 की कीमत 9,88,60,000 रुपये हो गई। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति थी जर्मनी के मार्क की। लोग बोरों में भर करके, गाड़ियों में भर करके रुपये ले जाते थे और बैग में सामान लाते थे। ये बहुत संकट की स्थिति थी। हमने देखा इसमें कि किस तरह से अब इनको उबारने की बातें थी। तो इस समय अमेरिका सामने आया जर्मनी को इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए। उसने डॉव्स नामक एक योजना बनाई। डॉव्स योजना के तहत उसने फिर से हर्जाने के जो शर्तें थी उसको निर्धारित किया गया। तो कर्ज देने की बातें की गई
कि कर्ज दे करके आसान शर्तों पर और साथ साथ जो हर्जाने की कीमतें हैं उन्हें कम की गई। इस तरह से अमेरिका सामने आया और फलतः 1924 से लेकर के 1928 ईस्वी तक जर्मनी में आर्थिक स्थायित्व, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम द ईयर ऑफ डिप्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, इस समय ठीक रूस में 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, रशियन क्रांति, पिछले चैप्टर में आप रशियन क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसमें उस तर्ज पर जर्मनी में भी कम्युनिस्ट सरकार की मांग उठने लगी थी और इसी को देखते हुए जर्मनी के बहुत सारे लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और स्पार्टकिस्ट, ये जो लोग थे इनको स्पार्टकिस्ट कहा जाता था। ये स्पार्टकिस्टों की मांग थी कि जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म आए, साम्यवाद आए और साम्यवादी सरकार का गठन हो। ये लोग वीमर रिपब्लिक के जो सरकार थे, जिनमें से डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट और कैथोलिक्स लोग थे, उनको रूढ़िवादी कह करके पुकारते थे। तो ये जो सरकार थी वीमर रिपब्लिक की सरकार, उसने जो वहाँ के सेना थी, सेना के पूर्व के लोग थे, उनके ग्रुप था एक, जिसे फ्री कोर ग्रुप कहा जाता था, उनकी मदद से इनके आंदोलन को दबा दिया गया। और 1924 में अमेरिका डॉब्स योजना लेकर आई थी, जिसके कारण 1924 से लेकर के 1928 ईस्वी तक जर्मनी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रही, क्योंकि वहाँ से जो पैसा कर्ज के रूप में मिलता था वहाँ से इनको इन्वेस्ट करते थे और उससे यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी, स्टेबिलिटी बनी रही। लेकिन 1929 में अचानक अमेरिका में एक क्राइसिस आ जाता है और एक ही दिन में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज टूट जाता है और स्थिति ये आ जाती है कि 24 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट एक दिन में इतना टूट जाता है कि 13 बिलियन शेयर्स बिकते हैं। अब चूंकि बेचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए शेयर मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अमेरिका का जो नेशनल इनकम था वो 1929 से 1932 के बीच में आधा हो गया था। अब कोई आदमी जब खुद ही संकट से जूझ रहा होता है तो वह दूसरे की मदद कैसे कर सकता है। ऐसी स्थिति में जर्मनी को मदद करने के बजाय वह कर्ज के पैसे मांगने लगा। जर्मनी की स्थिति ये थी कि जो अमेरिका से कर्ज मिल रहा था वो शॉर्ट टर्म कर्ज था। आपको पता है कि शॉर्ट टर्म कर्ज जब वापस लिया जाएगा तो जर्मनी में जो भी पूंजी लगी हुई थी उसका हालत क्या होगा। जर्मनी की स्थिति इतनी चरमरा गई कि वहाँ से 1929 से 32 आते आते करीब 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। सोच लिए वहाँ की जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी और उनमें 60 लाख बेरोजगार हो गए। कीमतें आसमान छूने लगी और लोगों के पास काम नहीं था। फलतः लोग अपने गले में तख्ती लगा करके गलियों में घूमा करते थे, जिसमें ये लिखा होता था कि विलिंग टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने के लिए हम तैयार हैं। काम नहीं मिल रहा था। जो अच्छे घरों के लोग थे उनकी स्थितियां भी बदतर हो गई थी और वह भी कोई भी काम करने को तैयार थे। करता क्या नहीं करता, मरने से बेहतर होता है कुछ करना। लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, लोगों में डर बैठ गया था। पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वाज फ्रेजाइल, राजनीतिक रूप से भी जो वीमर रिपब्लिक था वह बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल था, टुकड़े बटे हुए थे, उसमें बहुत सारी कमियां थी। और इनमें कमियां ये थी कि इनके संविधान में, जो वीमर रिपब्लिक के संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उनमें ही कुछ ऐसी बातें थी जो जर्मनी में अस्थायी सरकार बनने नहीं देती थी। सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम था वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो भी वोटिंग होता था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि चुनाव में जितने भी मत पड़ते हैं उसके अनुसार सरकार में भागीदारी देना। अब कोई 5% भी वोट हासिल करता है तो वह भी सरकार का हिस्सा हो जाता है, कोई 50% करता है वो भी हिस्सा हो जाता है। तो ऐसे में जब बहुत सारी पार्टियां होती है तो वहाँ सरकार चलाना
काफ़ी मुश्किल होता है और सरकार के हर डिसीजन में डिसीजन लेने में बहुत परेशानियां होती है। इस कारण से एक छोटे से कार्यकाल में 1919 से लेकर के 1932 ईस्वी के बीच का जो छोटा सा कार्यकाल था, उसमें ही 28 बार कैबिनेट को बदलना पड़ा था। सोच लीजिए, 12 बार में 28 बार, यानी कोई भी सरकार 229 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकी। और ये स्टेबिलिटी जब नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी होता है, सरकार कोई भी मजबूत डिसीजन नहीं ले पाती है। तो ये बहुत बड़ा समस्या था। दो कमियां थी वहाँ के पॉलिटिकल, जिसमें से एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा जो था आर्टिकल 48 वहाँ की सरकार को ये अधिकार देता था, वहाँ के राष्ट्रपति को अधिकार देता था कि वह देश में इमरजेंसी इम्पोज कर सके। और इमरजेंसी इम्पोज करने के बाद सभी नागरिक अधिकार छीन लिए जाते थे और राष्ट्रपति सभी तरह के डिसीजन लेने में सक्षम हो जाते थे। एक तरह से वो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देने वाला था। तो ये दोनों जो राजनीतिक काउज थे, वो जर्मनी में एक डिक्टेटर सरकार यानी हिटलर को लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, ग्रेट डिप्रेशन के क्यों आया और इसका पॉलिटिकल असर क्या हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम हिटलर के बारे में बताएंगे, हिटलर की पूरी जीवनी को खंगालने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।